हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिरॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रहा था हमारा फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर चल रहा है। इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 8वां है। और लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था कि यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर वैद्युत ध्रुव रखा जाता है थीटा कोण पर, तो उस पर कितना बल लगता है उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था। फॉर्मूला देखा था हमने टॉ बराबर पी साइन थीटा, ठीक है नहीं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाता है, इसलिए उस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लें, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यानी कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आपका अक्सर 3 या 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। तो आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूर्णतः जानेंगे, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला, इसका विभव, मात्रक, जो भी इसका जो सूत्र वगैरह होता है, ये कैसी राशि होती है, सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में पूर्णतः हम इसको तैयार करेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है और इसे एक डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वगैरह, मात्रा वगैरह, विभव वगैरह पूर्णतः हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, कैसा भी प्रश्न सही, मैं इसको एक बारीकी तरीका से इसको आपको तैयार कराऊंगा। वैद्युत फ्लक्स का एक एक पॉइंट आपको तैयार कराऊंगा, ठीक है। कब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, कब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, छोटे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम वही चीज देखने वाले हैं। वैद्युत फ्लक्स छोटा सा कोई टॉपिक नहीं है, इससे कई सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है नहीं, यानी कि किसी की सतह से आर पार हो जाना। कोई भी चीज किसी सतह से आर पार होती है तो उसे कहते हैं फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है नहीं। यानी कि आपने देखा होगा कभी एक चुंबक होता था, चुंबक से हम क्या करते थे, यानी कि मैजिक यानी कि जादू किया करते थे। यानी कि एक हम चुंबक लेकर के और एक कागज के या कोई फट्टा के ऊपर हम रखते थे और ऊपर से कोई लोहे का पदार्थ रखते थे तो वो क्या होता था, घूमता था, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो यानी चुंबक नीचे है तो वो ऐसे कैसे संभव है? ये वाला जो पदार्थ है, लोह पदार्थ जो है, चुंबकीय जो पदार्थ जो है, वो इसको, इस चुंबक के प्रभाव को क्यों महसूस कर पा रहा है? क्योंकि वहां से उसकी बल रेखाएं गुजर रही हैं। और बल रेखाओं के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। बेशक ये यहाँ पर क्या नहीं है, ये चुंबक नहीं है, परंतु मैंने आपको बताया था आवेश के बारे में। तो आवेश क्या था? आवेश एक गुण था, पदार्थ का गुण था जो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दोनों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ऐसे ही जो ये आवेश ही है, आवेश से जो बल रेखाएं निकलती हैं उनको बारे में मैंने पढ़ा दिया है। बल रेखाएं जब किसी सतह से आर पार होती हैं तो उसको कहा जाता है फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। कोई भी चीज अगर किसी सतह से आर पार हो रही है, वैद्युत आवेश सही या आपका मतलब चुंबक के आवेश से ही, डोमेन वगैरह से ही, उनके आवेश से ही, परमाणुओं के, ठीक है नहीं, जो भी पदार्थ, जो भी जो है, मान लो चुंबक हो या वैद्युत क्षेत्र हो, उनकी बल रेखाएं किसी सतह से आर पार होती हैं तो उसको बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। आपने देखा है कि यानी कि कांच के टुकड़े से अगर हम क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं तो प्रकाश आर पार हो जाता है, वो भी फ्लक्स होता है। किसका? प्रकाश का। क्या होता है? प्रकाश का फ्लक्स होता है। परंतु वहां पर अपवर्तन की घटना वगैरह होती है, इसलिए वहां पर हम फ्लक्स की गणना नहीं करते हैं, ठीक है नहीं। परंतु यहां पर हम देखने वाले हैं फ्लक्स के बारे में। वैद्युत का मतलब क्या होता है? वैद्युत का मतलब होता है आवेश, और फ्लक्स का मतलब होता है किसी आवेश का जो चुंबकीय क्षेत्र है या बल रेखाएं हैं उसका आर पार निकल जाना, उसे फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपकी एक इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है किसी भी वैद्युत क्षेत्र, कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया जाता है और उस पृष्ठ से बल रेखाएं आर पार निकलती हैं तो उस घटना को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स।
इसका मतलब इसकी डेफिनेशन साफ कहती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी पृष्ठ से, मान लीजिए आपके पास एक चौकोर क्या है पृष्ठ है और उसकी माप आपको पता है, ठीक है नहीं, उसकी माप आपको पता है और उससे बल रेखाएं निकले, चुंबकीय बल रेखाएं हो या मान लो, देखिए होता दोनों ही फ्लक्स हैं, चुंबकीय फ्लक्स भी होता है और आपका विद्युत फ्लक्स भी होता है। तो अभी हम विद्युत फ्लक्स के बारे में देख रहे हैं, जब हम चुंबक वाला पढ़ेंगे तो चुंबक में जाके पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो जब बल रेखाएं वहां से गुजरेंगी, कितनी बल रेखाएं उस पूरे पृष्ठ से निकली हैं उसी के बराबर ही क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है नहीं। तो परिभाषा क्या क्या कहती है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहती है किसी भी पृष्ठ से, यानी कि किसी भी सतह से या पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं का गुजरना, ठीक है नहीं, उन बल रेखाओं की संख्याओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज बात आपको ध्यान रखनी है, एक कंडीशन होती है वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स तभी कहेंगे जब बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हों। कैसे हों, लंबवत। परंतु एक बात ध्यान रखना, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बल रेखा नहीं होती। हमें क्या करना होता है कि वैद्युत बल रेखाओं को क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में लेना पड़ता है, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में। अच्छा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है समझ लीजिए, छोटा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास, चलिए मैं आपको एक किताब के माध्यम से यहाँ पे समझाता हूं। आप जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक बुक है फिजिक्स की, ठीक है नहीं। अगर इसका मैं आपसे कहूं कि इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये जो एरिया है ये इसका क्या है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है नहीं। कितना एरिया घेर रही है, कितना जगह घेरेगी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। ये वाला एरिया, तो ये एरिया ले रही है जितना, वो इसका क्षेत्रफल होगा। अब इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या कहता है, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, ठीक है नहीं। तो ये मान लीजिए ये एरिया है, तो इसके लंबवत ऊपर की ओर होगा, इसके लंबवत ठीक यानी कि 90 डिग्री पर, उसे कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। तो कहने का मतलब यही था कि बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो पृष्ठ के लंबवत होंगी, ठीक है, तभी तो क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी, ठीक है नहीं। अभी हम कंडीशन देखेंगे क्योंकि इसका हम अप्लाई करेंगे जब वहां पर छोटा सा हम पृष्ठ लेंगे, हमारा पृष्ठ टेढ़ा रखा होगा तब, ठीक है नहीं। तो यानी कि इस पृष्ठ से जो भी बल रेखाएं निकलेंगी वो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं पृष्ठ के अभिलंबवत बल रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है नहीं। अब ऐसे ही हो सकता है, नहीं, नीचे भी हो सकता है इसका, या बल रेखाएं ऊपर से जाएं या बल रेखाएं नीचे से आए, ठीक है नहीं। तो फ्लक्स आपका होगा कब, जब उस क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में बल रेखाएं आपकी होंगी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश, इस प्रकार से होता है। तो ये आपका देख सकते हैं, ये आपका क्षेत्रफल सदिश, इसका देखेंगे तो नीचे की तरफ भी हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश हो जाता है। क्लियर, ये क्षेत्रफल सदिश की होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए वैद्युत फ्लक्स की सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके मात्रक विमाप वगैरह सूत्र वगैरह की। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझा देता हूं किस प्रकार से बल रेखाएं गुजरती हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई एक पृष्ठ है, तो यहां पर मैं एक पृष्ठ ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे आपका ये बल रेखाएं हैं, समझिए पहले ये बल रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये सारी की सारी क्या हैं, बल रेखाएं हैं। कौन सी बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं। क्लियर, ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं आपकी हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और इस बल रेखाओं जैसे 9 जा रही हैं, इस प्रकार से ऐसे जा रही हैं। मैंने क्या किया, इन बल रेखाओं के सामने मैंने एक पृष्ठ रख दिया। तो मान लीजिए मैंने एक पृष्ठ रखा, मैं यहां पर एक गोलाकार पृष्ठ ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका एरिया आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने मान लीजिए ये पृष्ठ लिया, तो आप बताइए इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं यहां से निकलेंगी। ये वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं हैं, ठीक है नहीं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम कहते हैं। तो इस पृष्ठ से ये बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
8 बल रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही हैं, तो इन्हीं के बराबर इसका फ्लक्स होगा। क्लियर? इन्हीं के बराबर क्या होगा? फ्लक्स होगा। अगर मान लीजिए आपने छोटा सा पृष्ठ और मान लिया, इसमें क्या कर दिया, ये तो बड़ा ले लिया, अगर इससे छोटा पृष्ठ लिया तो अगर मान लीजिए आपने ये छोटा सा पृष्ठ लिया ये वाला, तो इससे जो भी बल रेखाएं गुजरेंगी, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 बल रेखा जा रही है, तो इसका मतलब 5 के बराबर ही वैद्युत फ्लक्स होगा। अब समझ में आया कि यानी कि फ्लक्स क्या हो रहा है, यानी कि इन बल रेखाओं की संख्याओं पर डिपेंड कर रहा है। जितनी बल रेखाएं होंगी उतना ही क्या होगा? फ्लक्स होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स से कितनी बल रेखाएं जाएंगी इसके अंदर से? तो देखिए आप एक बल रेखा को लीजिए और उसका एरिया ज्ञात कर लीजिए कि एक एरिया में एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखा जा रही है। मान लीजिए ई जा रही है, ठीक है नी, तो इसका मतलब पूरे क्षेत्रफल से कितनी जाएंगी, तो क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे, ठीक है नी। अगर मान लीजिए आपके पास, अगर हम कह दें आपसे कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक से कितनी बल रेखा जा रही है, एकांक से जा रही है भाई, एकांक से ई बल रेखा जा रही है, ठीक है नी। तो आप बताइए ए क्षेत्रफल से कितनी जाएगी? एकांक क्षेत्रफल से जा रही है ई, तो ए क्षेत्रफल से जाएगा ए इंटू ई, ऐसी तो होगा, इस प्रकार से होगा, गुणा कर देंगे, तो इतनी बल रेखाएं गुजरेंगी, तो इसको कहा जाएगा फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इसको हम फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो आपको इतना समझ में आया कि जैसे मैंने इस पृष्ठ को बढ़ा लिया तो ज्यादा फ्लक्स बल रेखाएं मिली, छोटा लिया तो कम मिली मुझको, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इसका मतलब समझ में आया कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ता जाता है, तो संख्या उसकी बढ़ जाती है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परंतु एक बार मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इसका क्षेत्रफल कैसे ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी लंबवत में ही तो है, तो सीधे ऐसी इसी प्रकार से बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है नहीं। और यहां पर देखेंगे इसका भी ऐसे ही होगा क्षेत्रफल इसकी। तो इतना आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, फ्लक्स कहां क्या होता है, बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसके बाद हम इसको और समझेंगे, फिर उसके बाद इसके मात्रक विमा वगैरह के बारे में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो परिभाषा क्या होगी इसकी। देखिए अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा समझिए। बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है नहीं, ज्यादा कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो बताया जा रहा है केवल उतना ही लिखना है, डायग्राम सही से बनाना है, ठीक है नहीं। तो वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है वो है किसी पृष्ठ या आप कह सकते हैं सतह भी कह सकते हैं, किसी पृष्ठ या सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि कोई एक पृष्ठ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ से ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं यानी ई यानी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ठीक है नहीं, यहां से गुजर रही हैं। इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन है, और ये पृष्ठ किस प्रकार से रखा है, ऐसे रखा है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरे सामने इस प्रकार से कोई एक चौकोर कोई भी मतलब रास्ता बैरियर सा मतलब रुकावट लगी हुई है। इसी प्रकार से ये बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे करके जा रही हैं, इनके सामने एक चौकोर क्या है, एक पृष्ठ रखा हुआ है, सतह रखी हुई है, ये शीशे क्या हो रही हैं, आर पार हो रही हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से बाहर निकल रही हैं, तो इसको बोलेंगे फ्लक्स बोलेंगे। अब कितना फ्लक्स होगा हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स को किससे करते हैं? फाई ई से। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसलिए देखिए ग्रीक वर्ड यानी कि पाई फाई काई ये सब ग्रीक वर्ड हैं, मतलब ग्रीक के जो लेटर हैं वो हैं, ठीक है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये देखिए जैसे पाई वगैरह फाई वगैरह जैसे हमारे यहाँ ए बी सी डी ऐसे होता है, वहां पर अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से होते हैं, ठीक है नहीं। तो वहीं से ये लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड जो है इसे हम फ्लक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए कैसे पता करेंगे कितना फ्लक्स होगा, तो मैंने पहले ही बताया था केवल जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से ये देखिए कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखा गुजर रही है, तो एकांक से मान लिया भैया ई क्षेत्र रेखा गुजर रही है, तो इसके पूरे पृष्ठ से कितनी बल रेखा गुजरेंगी, तो उसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। तो मैं अगर मान लू सपोज डेट कि मान लीजिए कि ये तुम्हारा ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल भैया ए है, क्या है? क्षेत्रफल ए है, तो यहां पर हम क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, परंतु परिमाण का परिमाण से तो करेंगे ना, यानी कि ए का ई से करेंगे, परंतु ये वेक्टर राशि है, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे इस फॉर्मूले को वो देखिए। देखिए
इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? फिर इसका क्षेत्रफल भैया होगा क्षेत्रफल सदिश इसी डायरेक्शन में होगा, जिसे हम ए वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए वेक्टर बोलेंगे। इसी डायरेक्शन में क्या है आपका? इसी डायरेक्शन में देखिए आपका विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र है और उसी डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश है। तो अगर हम क्षेत्रफल सदिश का और इसका गुणा कर दें, यानी कि डॉट निकाल दें। क्या निकाल दें भाई? डॉट, यानी कि हम कहते हैं अदिश गुणनफल बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि फ्लक्स जो है एक अदिश राशि होती है, ठीक है नहीं? तो इसका फॉर्मूला बनेगा, अगर हम इसका सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्र किस प्रकार से बनेगा? अगर मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना दिया है? ए, ठीक है नहीं, और उसका जो बल रेखा निकल रही है ई, तो इसका फॉर्मूला हो गया भैया फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर फॉर्म में हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। डॉट, ये डॉट बोलेंगे, गुणा नहीं बोलेंगे, डॉट बोलते हैं। डॉट मतलब मल्टीपल ही होता है, प्रोडक्ट होता है एक तरह से, ठीक है नहीं। और इसका ए वेक्टर लगाएंगे जिससे हम पता कर सकें ये है क्या है आपका फ्लक्स, ठीक है नहीं। ये क्या है? फ्लक्स। मैंने पहले ही बताया था अविलंब तक गुजरने वाली बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए, परंतु क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है नहीं। क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होंगी तभी फ्लक्स माना जाएगा, अन्यथा फ्लक्स नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखिए ये अभी तो भैया इसमें कैसे लिखा हुआ है, यानी वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर ये लिखा हुआ है। मुझे इस वेक्टर फॉर्म को हटाना है, मुझे तो परिमाण चाहिए कितना फ्लक्स है, तो क्या करना पड़ेगा? इसी को हम इस प्रकार से लिख देंगे, परिमाण के रूप में अगर इसे लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। अब कहोगे ये कौन सी बला है, या कॉस थीटा कहां से आ गया भाई? ये कॉस थीटा कहां से आ गया? तो क्योंकि कॉस थीटा यहां से आया है, जब ये डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, यानी कि जब अदिश गुणनफल का ये साइन हटता है तब आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा है क्या चीज? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। इसका मतलब इनके मध्य बनने वाला कोण कितना है? अभी यहां पर देखेंगे तो इनके मध्य अभी यहां पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 0 डिग्री। इस कंडीशन में तो अगर आप देखेंगे यहां पर जो ये थीटा जो है आपका, थीटा क्या है? यहां पर अगर हम थीटा की अगर बात करेंगे ना तो थीटा है क्या चीज? समझिए, यहां पर ये कॉस थीटा आया है, कॉस तो आया भैया इस डॉट हटा, इसलिए थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण, ठीक है नहीं। तो यहां पर हम बात करेंगे थीटा जो है वो क्या है? ई वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य का कोण, ठीक है नहीं, मध्य का कोण, इनके मध्य जो कोण बन रहा है ना वो ही है, ठीक है नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। कितना कोण है? इस वाले पृष्ठ में बात कर लूं, इसका क्षेत्रफल एरिया दे दिया उसने ए, तो इस कंडीशन के लिए अगर मुझे इसमें अप्लाई करना पड़ा तो बताइए मान कितना होगा? तो उसके लिए अगर देखें, वैसे तो आपका फॉर्मूला ये हो गया, इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है हर जगह आपको। ये फॉर्मूला आया कैसे है वो भी अभी हम यहां पर देखेंगे, ठीक है नहीं, वो भी अभी हम यहां पर देखेंगे। पहले बस आप इतना तैयार कीजिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, डायग्राम इस प्रकार से बनता है, सूत्र ये होता है, वेक्टर फॉर्म में ये होता है, और इसका परिमाण जो लेते हैं वो इस प्रकार से होता है। क्लियर? अगर मुझे इसे अप्लाई करना हो, अगर मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल ए है, तो इस कंडीशन में इसको किस प्रकार से लिखेंगे भैया? तो इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा कि यानी कि जो फाई होगा ना, फाई, और यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा कितना है भाई? यहाँ पर थीटा, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे ही है, कोण कितना बना? 0 डिग्री, है ना। देखिए वक्ररेखा भी ऐसे ही, क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही, इनके बीच कोण कितना है? 0 डिग्री, ठीक है नहीं। क्योंकि देखिए अगर क्षैतिज से कोण मापा जाता है ना, तो यहां से अगर देखेंगे अगर ऐसे भी होता तो थीटा, थीटा वगैरह कोई भी 45, 30, 30 जो भी कोण होता, परंतु ये ऐसे ही है, मतलब क्षेत्रफल सदिश भी ये वाला और वैद्युत क्षेत्र रेखा भी सेम एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो कोण है भैया थीटा वो कितना है भैया? 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में यहाँ पर cos 0 का मान होता है 1। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 0 रखूंगा तो cos 0 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ई ए, केवल सिंपल इसके लिए तो भैया ई ए हो जाएगा जब पृष्ठ आपका लंबवत रखा है तब के लिए। अभी मैं केसेस इसकी बात करूंगा, बस आप पहले इतना पचा लीजिए जो मैंने आपको बताया है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है नहीं, वैद्युत फ्लक्स क्या है, डायग्राम किस प्रकार से बनता है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर कहीं होकर के आपका अगर छोटे से पृष्ठ के लिए पूछ लिया जाता तो छोटे से, बहुत छोटे से भाग के लिए पूछ लिया है, फिर कैसे निकालेंगे? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मात्रा में सब कुछ देखेंगे।
चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसके सूक्ष्म खंड से पारित फ्लक्स। छोटे से खंड की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से फ्लक्स निकालेंगे। अगर मान लीजिए किसी का हमें फ्लक्स पता ही नहीं है, कोई पृष्ठ पता नहीं है कितना है, तो आपने एक मैथमेटिक्स देखा होगा, यानी समाकलन करके निकालते थे, मतलब निकाल देते हैं पूरे का, ठीक है नहीं, पता भी ना हो फिर भी पहले छोटे का निकाल लो फिर बड़े का निकाल लो, अगर छोटे का दिया तो बड़े का तो निकल ही जाएगा, ठीक है नहीं। तो समझिए, तो हम सूक्ष्म खंड के निकालेंगे। ये पूरा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है पृष्ठ, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है भाई, मैं पहले बता देता हूं आपको, ए क्षेत्रफल है, कितना है क्षेत्रफल है भैया ए। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है पहले से ही कि ए क्षेत्रफल है, मुझे इस छोटे से भाग का निकालना है, छोटे से भाग का, इसके अंदर छोटा सा भाग के उसका क्षेत्रफल कैसे निकालूं, मतलब कहने का मतलब फ्लक्स कैसे निकालूं। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा ना, छोटा प्रश्न लीजिए इसमें। तो मान लेते हैं मैं इसमें बहुत छोटा प्रश्न लूंगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। गणित में क्या होता है वो, उसे हम कहते हैं डीए, याद कर लेना। अगर सबसे छोटे की बात करें ना तो डीए, डीएस, डी के संग जो लगेगा वो छोटा ही होगा, डीएल वगैरह बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है नहीं, बहुत ही छोटा। एकांक ही मान लीजिए एक तरह से पहुंच जाता है, एकांक से छोटा होता है, ठीक है नहीं। तो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मैंने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, ये मान लीजिए ये ले लिया भाई, देखिए इसी पृष्ठ में मैंने एक छोटा सा ये पृष्ठ यहां पर ले लिया है। अब इस पृष्ठ से मुझे फ्लक्स पारित करना है, कितना होगा, तो ये पृष्ठ है कितना, इस पृष्ठ को अगर मैं बात करूं तो ये पृष्ठ मैंने मान लिया भैया डी ए क्षेत्रफल ले लिया है मैंने, इसका ए क्षेत्रफल था उसमें छोटा भाग ले लिया, इसे मैंने डी ए नाम दे दिया। अच्छा, इससे बल रेखाएं कैसे गुजरेंगी भाई, बल रेखाएं तो भैया अभी भी इसी प्रकार से होगी, ऐसे ही बल रेखा होगी, ठीक है नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं इसका क्षेत्रफल सदिश कहां है, तो भाई ऐसे प्रश्न रखा है, ऐसे रखा है, और ऐसे ही मैंने इस पर ले लिया है, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही बल रेखा होंगी, ऐसे ही क्षेत्रफल सदिश होगा, इसके लंबवत, तो इसके लंबवत यानी कि इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल सदिश भी होगा, क्लियर। परंतु यहां पर छोटा सा है तो छोटा ही होगा इसका क्षेत्रफल सदिश, कहने का मतलब इस वाला, यानी कि डीए वेक्टर, यानी कि कह सकते हैं डीए वेक्टर होगा, क्लियर। इस प्रकार से इनके बीच कोण कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है नहीं। तो अगर यहां पर 0 डिग्री है तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, तो छोटे से के लिए अगर बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म खंड के लिए आपको निकालना है, बल रेखा की डायरेक्शन इस प्रकार से है, ठीक है नहीं। तो छोटे से के लिए प्रश्न निकालना, प्लस निकालते तो उससे निकालते हैं डी फाई से। डी फाई क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा भैया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर हो जाएगा। अगर इसका मुझे पूरे का निकालना होता तो किस प्रकार से निकालते, पूरे का निकालते तो जैसे फाई लिख देते ऐसे ही पूर्कुल, ठीक है नहीं, ऐसे फाई, और यहां पर समाकलन का चिन्ह लगाते इस प्रकार से, टेढ़ा सा आपको दिखाई दे रहा सांप जैसा, यही है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से एफ बनाओ तो नीचे बस लहरा देना पीछे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगर आप इतना याद रखना चाहें तो इतना याद कर लीजिए, नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसको याद, यानी कि फाई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहें तो यहां से आप निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद रख लें, इस फॉर्मूला को याद रख लें ताकि आपको कहीं पर भी गलती मतलब ना हो जाए। कहीं होकर के आपको वैल्यू दी गई है, छोटा सा क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल के लिए निकलवा रहा है, तो छोटे से के लिए, छोटे के लिए निकालेंगे छोटे से के लिए, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा सूक्ष्म खंड के लिए, फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो, ठीक है नहीं। अब आप खुद देख लीजिए, अगर इसी का अगर आप संपूर्ण के लिए अगर चाहिए तो आप जानते हो क्या होगा, पूरे के लिए ई कैसे गुणा कर देंगे, ये आएगा। तो यहां पर कितना कोण है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहां पर रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो इस ई को बाहर निकाल लेंगे, ई का समाकल होगा नहीं, डी ए का होगा, केवल जो डी ए होगा उसी का समाकल होगा, ठीक है नहीं। तो ए होगा, तो अगर यहाँ ए होता तो समाकल होता, परंतु यहाँ ई है, यहाँ पर देखिए डी ए लिखा है ना, तो डी ए लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि डी ए जो ए होगा तो ए ही का समाकलन हो सकता है, परंतु ई का समाकलन नहीं होगा, तो ई को तो बाहर निकाल लेंगे, तो केवल यहाँ बचेगा डी ए, और डी का समाकलन, डी ए का समाकलन हो जाएगा पूरे के निकाल रहे हैं तो इसका हम जानते क्षेत्रफल कितना है ए, तो यहाँ ए हो जाएगा, तो इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, टी सॉरी ई ए हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ कोण कितना है 0 डिग्री। तो ये छोटे से के लिए फ्लक्स है, आप इसको तैयार कर लेना, ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा और लिख लूंगा, आगे थोड़ा और लिख दीजिए, इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी ई को बाहर निकाल लो, ठीक है नहीं, ई को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा भैया डी ए कॉस थीटा, क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, क्लियर।
और करके लिख दिया मैंने यहाँ पर, ऐसे या ऐसे। तो ये छोटे से खंड के लिए फॉर्मूला हो गया। चलिए अब मैं इसके कुछ थोड़े से स्पेशल केस हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे इसके मात्रक और विमाकीय वगैरह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं, यहाँ पर हम केसेस की बात करते हैं इसकी, यानी कि स्पेशली इसकी जो केसेस हैं उनको हम बात कर लेते हैं। विशेष स्थितियां क्या हैं इसकी, ठीक है नी। तो समझिए विशेष स्थितियां, इसकी 3 स्थितियां हमने यहाँ पर ली हैं, उनको समझिए। पहले तो इसमें मैंने एक पृष्ठ को इस प्रकार से लिया है, मतलब लेटा हुआ, इस प्रकार से एक में लिया है खड़ा हुआ, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा भी है, ठीक है नी, इस प्रकार से रखा है, ठीक है। यही पृष्ठ को मैंने कुछ ऐसे कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से है, समझ लीजिए। तो यानी कि ये आपका यहाँ पर क्या है, पहला केस समझिए, ये आपका पृष्ठ ऐसे लेटा हुआ है इस प्रकार से। तो अगर मैं आपसे कहूं इसका क्षेत्रफल सदिश पहले ज्ञात कीजिए, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, अभी मैंने आपको बताया था कि फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई ए कॉस थीटा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, ई ए कॉस थीटा होता है। इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर मैं इसमें अगर बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा, इस पृष्ठ के लंबवत होगा भाई, तो इस प्रकार से होगा, ऐसे इसका लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश होगा इस प्रकार से। और आप देखिए अगर आप इसका देखेंगे तो इसकी क्षेत्र रेखा की जो डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो यहाँ कोण कितने का बन रहा है भाई, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए मैं इसका फ्लक्स निकालता हूं, चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है नी। देखिए अगर आपको केस नंबर फर्स्ट में लिखना होगा तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ हो, कैसे रखा हुआ हो, समांतर रखा है, देखो समांतर इस प्रकार से, ऐसे ही भर रेखा है, ऐसे रखा है, तब, ठीक है नी, तब वैद्युत फ्लक्स की गणना करने पर तो वैद्युत फ्लक्स होगा इस प्रकार से। तो वहां कौन कितना होगा, वहां कौन होगा 90 डिग्री का। तो जब कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो इस कंडीशन में यहां जो फ्लक्स आएगा निकल के वो हो जाएगा 0, क्योंकि आप देखिए जब एक टर्म 0 होगा तो सारा का सारा गुणा में है, सब भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से एक ही बर्रेखा गुजरेगी ही नहीं, यहाँ पे फ्लक्स होगा ही नहीं, ठीक है, अगर कोई पृष्ठ ऐसे रखा है तो। चलिए तो केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकंड देखिए, अगर पृष्ठ क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखा है, उस कंडीशन में देखिए तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में होगा और वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो यहाँ पर कौन होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ फ्लक्स जो होगा फाई बराबर वो हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा भाई फाई ई ए, पॉजिटिव होगा, ठीक है नी, कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है नी। 90 डिग्री पर नहीं है, जब लंबवत है तब 90 डिग्री पर 0 होता है, 0 डिग्री पर देखिए आपका पॉजिटिव हुआ है, यहां पर हो गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा पृष्ठ को टेढ़ा रखा है कि अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखना होगा, यहां लिखना होगा जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है, ठीक है नहीं, तो थीटा कोण पर रख दीजिए। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश जो आएगा भाई वो इस प्रकार से आएगा, ऐसे होगा, ठीक है, इसके लंबवत ऐसे करके होगा इसका लंबवत। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसके बीच में कौन है वो थीटा है, ठीक है, कौन पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 30 20 40 45 कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है नहीं। तो ये ई वेक्टर हो गया, क्लियर, और ये ए वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर जो कोण होगा, यहाँ पर फ्लक्स होगा, उसका फॉर्मूला होगा आपका ई ए कॉस थीटा, बस इसमें कुछ हो नहीं सकता, बस ऐसा ही कैसा रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस फॉर्मूला में बताऊंगा क्यों आया था ई ए कॉस थीटा, क्योंकि यहां से निकल के आया है, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं क्योंकि हमें जो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र लेना होता है तो उसे घटक करने पड़ते हैं, ठीक है, एक लंबवत घटक एक क्षैतिज घटक। देखिए लंबवत घटक कैसा होगा, इस प्रकार से, क्षैतिज घटक होगा इस प्रकार से, तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे है ही है, तो मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन में लेना है, तो या तो इसको इसकी डायरेक्शन में ले जाइए या इसको इसकी डायरेक्शन में लेके आइए। तो इसको इसकी डायरेक्शन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, मतलब कोण की तरफ आते हैं, कोण की तरफ, या आप ऐसे जाइए तो कोण की तरफ जाओगे तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो कोण की तरफ जाते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है, तो ए कॉस थीटा और ई इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये हो गया, गुणा कर देंगे दोनों का तो निकल आएगा आपका ये वाला, क्लियर। तो ये इसका क्या होता है, केसेस होते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों केस आपको यहाँ बता दी है, इनको तैयार कर लेना, ठीक है, और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिख भी लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं केस तो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इसका हम मात्रक और
और ये कैसी राशि है मैं बता दूं आपको, ये एक अदिश राशि है भाई, अदिश राशि। कहीं पर भी अगर आपको ऐसे डॉट दिखाई दे ना, अगर कहीं पर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ दिया था फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, डॉट लगा हुआ तो डॉट लगाए तो अदिश गुणनफल, इसका मतलब यहाँ पर राशि कैसी है, ये अदिश राशि है। क्लियर। तो ये एक वैद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है भाई, इसकी कोई दिशा डायरेक्शन नहीं होती, कहीं से भी हो सकता है फ्लक्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर जो केसेस में लिखा है मैंने बताया था बस वही लिखना है। ठीक है, तो बाकी सब ऐसे ही कर देना है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब मात्रक विमा के बारे में देख लेते हैं। इस पर अब बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं सबसे पहले। चलिए मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक यानी कि यूनिट की हम बात करेंगे इसकी। इसका मात्रक बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ये तो होता है, यहीं से निकालिए। फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर और आपका क्षेत्रफल है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है आपका न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम में इस प्रकार से लिख देता हूं, प्रति कूलम, कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक गुणे लगाएंगे यहां पर, गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है नहीं, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूटन, न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा प्रति कूलम, प्रति कूलम। इस प्रकार से ये तो होता है भैया इसका मात्रक हो जाता है। क्लियर। तो मात्रा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, किस प्रकार से निकल के आया, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये कोण है। ठीक है, कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है नहीं, ये कोण एक विमाहीन राशि होती है और इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है भाई। ठीक है नहीं, अगर हम देखेंगे इसके स्टैंडर्ड मात्रक होते हैं। ठीक है नहीं, स्टैंडर्ड वगैरह में देखेंगे तो मतलब एक स्पेशल मात्रक इसके होते हैं। चलिए ठीक है, तो ये यहां पर निकल के आया, तो इनका मात्रक समझ में आया आपको। ठीक है, अच्छा इसका एक और मात्रक होता है, इसी का एक और मात्रक होता है, क्या होता है बताइए। इसका एक और मात्रक होता है, देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है एक, वो क्या होता है, वो आगे चल के आएगा, मैं बताऊंगा, आपका अगले चैप्टर में है। V/L होता है एक फॉर्मूला, विभव और लंबाई। ठीक है नहीं, ये दूरी। तो अगर मैं इससे देखूं तो ये वोल्ट बटे मीटर, और वैसे वोल्ट बटे मीटर। तो अगर आप यहां से निकालो फॉर्मूला इसी फ्लक्स का, अगर ये वैल्यू यहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट बटे मीटर। तो इसका तो मात्रक यही हुआ ना फिर, है ना, मात्रक गुणे मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर इसमें से कट गया तो क्या आया, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, भूल मत जाना, वोल्ट मीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है नहीं, याद रख लेना है, ये भी होता है ये भी होता है। अगर कहीं अगर ये भी आया ना तो आपको इसको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, अगर दोनों में आ जाएंगे तो ऑप्शन देगा उसमें ए और बी दो हैं, या ए और तीसरा दोनों ही, मतलब इस प्रकार से ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मात्रक। चलिए अब इसकी बीमा की हम बात कर लेते हैं। चलिए अब इसकी हम बीमा की बात कर लें, जब नहीं कर लेते हैं, कुछ ज्यादा जगह नहीं लगेगी, तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ बीमा। ठीक है नहीं, बीमा की अगर हम बात करें इसकी, तो बीमा देख लीजिए भाई, बीमा कैसे निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो बीमा होती है वो होती है आपकी ML P−3 A−1, ये बीमा होती है वैद्युत क्षेत्र की। क्लियर। और आप देखिए क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, क्षेत्रफल की बीमा होती है आपकी होती है, गुणा लगाएंगे यहाँ पर, और वो होती है आपकी L स्क्वायर होती है, ये होती है। इसका अगर अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल ML क्यूब हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक L है ही है, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और T−3 हो जाएगा, और A−1 हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स की जो बीमा हो गई भाई, ये हो जाएगा विमीय सूत्र। ये आपको ध्यान रख लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो बीमा समझ में आया, ये राशि कैसी है, एक अदिश राशि है, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं एक और
यहाँ पर फैक्ट कि कब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहां से। तो चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए मैंने दो यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं, कोई ऐसे ही नहीं बना दिए मैंने, ठीक है। कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, समझ लीजिए। अगर इस बंद पृष्ठ से बल रेखाएं अगर आपको बाहर जाती हुई ऐसे दिखाई दे, इस प्रकार से ऐसे बल रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं बाहर जाते हुए इस प्रकार से, क्लियर। ये बंद पृष्ठ से अगर बल रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई आपको दिखाई देती हैं तो समझ जाना यहां पर फ्लक्स जो होगा, फाई जो होगा वो होगा भैया आपका पॉजिटिव। फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अगर कहीं पर आपका बल रेखाएं आती हुई इसमें प्रतीत सी हो रही हो, ऐसी प्रतीत क्या मतलब, यानी आ रही हो, ठीक है नहीं, इस प्रकार से आ रही हो बल रेखाएं, तो समझ जाना कि यहां पर होगा भैया नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ फाई जो होगा वो होगा भाई नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें जितनी बल रेखाएं आती हैं उतनी बल रेखाएं निकलती भी हैं। इस कारण से इसमें क्या फ्लक्स होता है, नेगेटिव रहता है। और यहाँ पर भैया पॉजिटिव रहता है, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स निकल ही रहा है। बड़ा सिंपल था ये टॉपिक, ठीक है नहीं। बस फ्लक्स के बारे में सारा कुछ हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट है थोड़ा सा, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, मैंने इसे बारीकी से समझाया है, ठीक है नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। तो इस पर उम्मीद करते हैं। बात करते हैं गॉस की प्रमेय की बात करते हैं। देखिए गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय अगर हम बात करेंगे तो गॉस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसे मान लीजिए वहां पर हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। फाई बराबर क्या पढ़ा था, फाई बराबर पढ़ा था हमने ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पढ़ा था, ठीक है नहीं। ऐसे ही गॉस ने भी अपना एक दिया था, वैल्यू दिया था। गॉस ने देखिए हमने परिभाषा से क्या पढ़ लिया है, हमने परिभाषा से एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फाई जो फाई ई जो होता है, फ्लक्स ई कहते हैं इसको, फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर जो होता है वो हमने एंटीएसन वाला देखते हैं, तो ई ए सॉरी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये पढ़ा था हमने। अगर इसको वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो गॉस ने भी इसी के बराबर, ये परिभाषा से देखा था हमने, ये किससे निकल के आया था, परिभाषा से। परंतु गॉस ने बताया था क्या हम बिना परिभाषा के भी हम निकाल सकते हैं, बंद पृष्ठ के लिए भी तो निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बंद पृष्ठ के लिए निकाला, तो उन्होंने बताया था फॉर्मूला आपका क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने कहा ऐसे भी फ्लक्स निकाल सकते हैं और भैया ऐसे भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। हम इसी फॉर्मूला को कहते हैं गॉस का प्रमेय, यानी कि जो ये निकल के आया इसी को हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है नहीं। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहीं कहीं पर आपको इसे ऐसे लिखा जाता है सिग्मा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये गलत नहीं है, सही है, क्योंकि यहां पर हम बीजगणित योग करते हैं आवेशों का, तब जाकर के कुल फ्लक्स निकल के आता है। तो ये बंद पृष्ठ के लिए निकाला था, और ये केवल आपका बंद पृष्ठ के लिए नहीं है, हम बंद पृष्ठ का इसी से भी निकाल सकते हैं, बंद पृष्ठ का इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं, और इससे भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो बंद पृष्ठ के लिए किस प्रकार से गॉस ने निकाला था वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा। गॉस की प्रमेय कहती है कि कोई एक बंद पृष्ठ है भाई, बंद यानी कि गेंद की तरह, कोई एक गेंद है, ठीक है नहीं, और गेंद के अंदर हमने एक आवेश को पकड़ा और आवेश को पकड़ के घुस दिया उसके अंदर, ठीक है नहीं, उसके अंदर आवेश को डाल दिया। अब आवेश जो डला हुआ है गेंद के अंदर, तो आवेश प्लस होगा तो बल रेखाएं बाहर की ओर निकालेगा, अगर माइनस होगा तो भैया बल रेखा अंदर की ओर आएंगे उसके अंदर, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर प्लस आवेश है, ये मान लीजिए प्लस आवेश डाल दिया तो वो बल रेखा बाहर निकलेंगी, और बल रेखा जब बाहर निकलेंगी, कितनी बल रेखा निकलेंगी, जितना बॉल का एरिया है भाई, ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल, बॉल का जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो लीजिए, उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से गुणा कर दीजिए, आपका फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है नहीं। उसी के संबंध में ये दिया था। तो क्या कहता है गॉस का प्रमेय, कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय होता है। ये केवल प्रमेय यानी कि कथन है केवल। अब चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसको समझ लेते थोड़ा सा, उसके बाद आगे हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे।
चलिए स्टूडेंट, इसकी जो डेफिनेशन कहती है, पहले इसके सॉरी डेफिनेशन नहीं यानी प्रिमे क्या कहती है, ठीक है नहीं, प्रिमे क्या कह रही है इसकी, प्रिमे कहती है किसी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पाई ई, उस पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश क्यू का 1/f(0) गुना, गुना मतलब गुणा कर दीजिए उसमें, ठीक है नहीं, यानी क्यू में जो आवेश है उसमें, ठीक है, तो गुना होता है, ये प्रमेय कहती है, इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं, इसे या गॉस का नियम कहिए, प्रमेय कहिए, कुछ भी कहिए, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, कुछ भी कह सकती हैं, ठीक है नहीं। चलिए, तो ये इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर होता है आपको Q/ε0। क्लियर। चलिए आप देखिए, समझिए इसको, ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक आवेश है, ये आवेश है, ठीक है नहीं, अब इसके कारण अगर मैंने इसको एक बॉल के अंदर ले लिया भाई, इस प्रकार से, ये बॉल है, ये बॉल ले ली, ठीक है नहीं, इस प्रकार बॉल समझिए, ये हमने यहाँ बॉल ली है और इस बॉल के अंदर इसको बंद कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यह 3D डायग्राम नहीं बनाया है, बॉल के अंदर भाई, बिल्कुल बॉल के अंदर डाल दिया, ठीक है, बॉल तो देखिए ना, तो बॉल के अंदर डाल दिया, तो बॉल के अंदर है, तो भाई इसमें से क्या होंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि ये फ्लक्स बल रेखाओं को बाहर निकालेगा, इस प्रकार से ये बल रेखाएं बाहर की तरफ निकालेगा ये आवेश, क्योंकि ये प्लस आवेश है, तो यहां से भाई बल रेखाएं निकलेंगी, निकलेगी भाई, तो बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, जितनी बल रेखाएं यहां से निकल रही हैं उससे कारण क्या होगा भाई, फ्लक्स होगा, क्योंकि पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजरेंगी उनका हम लेंगे, उन रेखाओं को लो और क्षेत्रफल से गुणा कर दो, फिर हमारी क्या निकल आएंगे भाई, मतलब फ्लक्स निकल आएगा, जितनी बल रेखाएं हैं उनको ले लीजिए या इनकी संख्याओं गुन लीजिए तो फ्लक्स हो जाएगा, या हम इनका एक बल रेखा ले लें और इसका पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लें तो निकल आएगा। तो क्या कह रहा है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है ना, ये फाई, कुल फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/f(0) गुना, यानी 1/f(0) गुना, यानी कि भाई ये बाहर निकल के आएगा और इसके साथ गुणा कर दो, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। तो बस ये है फॉर्मूला इसका। क्लियर। परिभाषा से जो फॉर्मूला आया निकल के वो भी फॉर्मूला फ्लक्स का ही है, परंतु ये भी फॉर्मूला फिजिक्स का है, मतलब फ्लक्स का है, ठीक है, इस प्रकार से। समझ आया कि नहीं आया। आप कहोगे कि यहां पर अगर एक ही आवेश है, अगर मान लीजिए यहां पर आपका एक और होता, ये मान लो Q1 मान लो इसको, फिर आपका Q2 होता, आप मान लीजिए Q3 होता, आपका Q4 होता, तो क्या कहते, तो सबके कारण बल रेखाएं होती। अब इन सबका पहले क्या कीजिए, योग कीजिए भाई। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसी को कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। सिग्मा क्यू का मतलब होता है बीजगणितीय योग कीजिए इन सभी का। अच्छा, इसमें एक माइनस होता तो मान लीजिए माइनस Q5 होता, तो क्या करते, तो चिन्ह के साथ ही इसको जोड़ते, तो जोड़िए किस प्रकार हो जाएगा, अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं इसको, तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ फ्लक्स होगा भैया, पहले आप सिग्मा क्यू निकाल लो, सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और देखिए ये माइनस का है तो माइनस Q5, ठीक है नहीं, इस प्रकार से लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद इसमें हमें गुणा करना है केवल एप्सिलॉन से, या तो इसमें भाग लगा देंगे, ठीक है नहीं, एप्सिलॉन से भाग लगा देंगे, तो इस पूरे में अगर मैं एप्सिलॉन से भाग लगाऊंगा तो इसमें भी मुझे एप्सिलॉन से भाग लगाना पड़ेगा, तो ही हमारा फ्लक्स निकल के आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया मैंने किस प्रकार से बताया है। तो बस यही कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है नहीं। यहां पर आप लिख लेंगे बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ द्वारा, ठीक है नहीं, उस बंद, यहां पर लिख लेना, उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये यहां तो समझ में आया। तो ये तो केवल इसकी थ्योरम है। अब चलिए हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। अभी तक तुमने पूरे यूट्यूब पर देखा होगा, घिस्सा पिटा पैटर्न ही देखा होगा, कि यानी कि क्या करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से करते हैं। देखिए ऐसे कोई एक पृष्ठ ले लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर मान लीजिए एक O पॉइंट है, इस पर Q आवेश रखा हुआ है, यहां से मान लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर छोटा सा पृष्ठ ले लेंगे, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे इस पर इस प्रकार से, और यहाँ पर एक घनकोण बन जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, डी ओमेगा बोलेंगे, ठीक है ना। और ये R दूरी पर लिया है, यहाँ से बल रेखा इस प्रकार से निकल रही है, पृष्ठ क्षेत्रफल इस प्रकार से है, तो ये इस प्रकार से आपका लेंगे यहाँ पर E, और यहाँ कौन बन रहा है भैया, थीटा। तो अब यहाँ फ्लक्स निकालना है, तो ऐसे पढ़ा होगा अब तक तुमने, परंतु इससे हटके भी
इसका अलग से एक डेरिवेशन होता है। अब तक आपने पढ़ा था, परंतु आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि भैया इतना बड़ा हम तैयार करेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। ये हो जाएगा, बस वो कुछ नहीं है, इससे हो तो जाएगा। अगर मैं आपको करवाना चाहूं तो इससे ही करा दूंगा, क्योंकि देखिए इसमें कोई ज्यादा कोई चीज नहीं है। पहले आप इसे करें, आप विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए, ठीक है नहीं। और आप जानते हैं, आपसे कहा जाएगा कि डी ओमेगा जो होता है, याद कर लेना, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये घन कोण होता है। क्या होता है ये घन कोण। यहाँ पर जो कोण बनाता है जैसे वो घन कोण बोलते हैं, ओ डी ओमेगा से दिखाते हैं। छोटा बनना है इसलिए, फिर छोटे से बनना है इसलिए छोटे को दिखाएंगे डी ओमेगा। और भैया फिर बाद में जाकर इसका स्नान करेंगे डी ओमेगा का, तो वो हो जाएगा भैया 4 पाई हो जाएगा, ठीक है नहीं। क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। हम मानते हैं घन कोण का जो मान वैल्यू होता है पूरे का वो 4 पाई होता है, क्लियर, इतना हो जाएगा। तो बस अब इन्हीं का वैल्यू को आपको अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। फिर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से कर देते हैं, वहीं से आप क्या करते हैं, इसी पूरी वैद्युत, पहले वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, निकालेंगे यहाँ पर, परंतु हम यहाँ पर केवल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फ्लक्स निकालेंगे, बस हो जाएगा। चलिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसको नोट मत कर लेना इसमें, ठीक है नहीं। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये क्या था, ठीक है नहीं। ये पुराना वीडियो आपने जो देखे होंगे, मैंने उसमें भी करवाया है इस प्रकार से। पुराना वीडियो अगर तुम देखेंगे, बहुत साल, कई साल पुराना वीडियो है, ठीक है, 3-4 साल पुराना वीडियो, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसे ही करवाया है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक नया मेथड यहाँ पर बताता हूं जो इसको सिद्ध करके दिखाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसकी उपपत्ति की, बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर गॉस की प्रमेय का प्रूफ भी करना है, उपपत्ति करनी है। अगर उपपत्ति आपको पूछने के लिए आता है तो ये 5 अंक में बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए सबसे अलग यहाँ पर पैटर्न में हम इसको देखेंगे। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले माना एक आवेश प्लस क्यू लेना पड़ेगा, जो एक आर त्रिज्या के गोला के केंद्र ऊपर रखा है। हमने यहाँ पर रख लिया है, यानी कि एक गोले के अंदर रखा है, ठीक है नहीं। आप ये मत समझना कि मैं उसी प्रकार से करा रहा हूं, नहीं। अभी देखिए मैं यहाँ पर कोई घन कोण वगैरह नहीं यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। केवल आप यहाँ पर देखते जाइए, मैंने एक प्लस क्यू आवेश लिया है और एक आर त्रिज्या के गोला के अंदर उसके केंद्र पर मैंने रख दिया है प्लस क्यू आवेश। ये कैसा है भैया, प्लस क्यू आवेश रख दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा देखिए, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चित्रानुसार मैं निम्न यहाँ पर गणना करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी है इसकी थ्योरी, ठीक है। चलिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, तो बताइए क्या इससे बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, निकलेंगी। इससे बल रेखाएं बाहर अवश्य निकलेंगी। तो यहाँ से बल रेखाएं इस प्रकार से होंगी, आप ऐसे बना सकते हैं इसकी बल रेखाएं, ठीक है नहीं। इस प्रकार से सॉरी देखो थोड़ा सा गहरा हो गया है, आप इस प्रकार से इसकी बल रेखाएं बना सकते हैं, क्लियर। इस प्लस के आवेश को पहले हटा लेता हूं, पहले मैं बल रेखाएं यहाँ पर खींच लेता हूं, उसके बाद लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर बल रेखाएं आप लगा सकते हैं, इस प्रकार से बल रेखाएं होती हैं, बहुत सारी इससे बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से होंगी। तो ये इसका केंद्र है और यहाँ पर आपका रखा भैया ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो ये बल रेखाएं जब बाहर की तरफ निकल रही हैं, ऐसे निकलेंगी बल रेखाएं बाहर की तरफ, प्लस क्यू आवेश से तो बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, और जब बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो भैया इससे फ्लक्स होगा, क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है नहीं। इससे फ्लक्स अवश्य ही होगा, तो वही फ्लक्स हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि आपका जो आवेश रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, एक ओ बिंदु पर रखा गया है। ये ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर रखा गया है। इस गोले की त्रिज्या कितनी आर है, मुझे एक काम करना होगा, इस गोले के ऊपर, ये गोला कैसा है पता है, गेंद की तरह है, वो गेंद की तरह पर, मतलब उसके अंदर में रखा है केंद्र पर, ठीक है नहीं, केंद्र पर लटका हुआ है, मैंने केंद्र पर लिया है, ठीक है। अब देखिए इस गोले पर, इस गोले के केंद्र से आर दूरी पर मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ बिंदु पी ले लूंगा मैं, यहाँ पर क्या लूंगा, एक बिंदु पी लिया है मैंने आर दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर ही लिया है। और यहाँ मैंने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया है, ये वाला, क्या ले लिया भाई, छोटा सा पृष्ठ मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इस पृष्ठ को मैं इस प्रकार से कर देता हूं, यहाँ पर ही, इसके ऊपर ही ये पॉइंट है, ये पृष्ठ मैंने यहाँ पर लिया है, यानी गेंद के ऊपर मान लीजिए कोई गेंद है, उसी पर मैं गोल पृष्ठ ले लिया है मैंने, ठीक है, एक गोल पृष्ठ ले लिया। अब एक बात बताइए, यहां से बल रेखा की अगर बात करेंगे तो बल रेखा इसी प्रकार से होगी, वैद्युत क्षेत्र रेखा भाई ऐसी होगी। अच्छा बताइए इसका क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में होगा। मैंने बताया था आपको कि क्षेत्र सदिश क्या होता है,
पृष्ठ के लंबवत जो खींचा जाता है बाहर की ओर वो क्षेत्रफल सदिश होता है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश उसका बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर आप खुद बताइए कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के मध्य के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि भाई एक ही डायरेक्शन में है और एक ही वहां पर, तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा पृष्ठ था। अब देखिए पूरे पृष्ठ से तो हम फ्लक्स निकाल नहीं सकते, पहले हम छोटे से पृष्ठ से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो ये मैंने पृष्ठ जो लिया है ना, ये क्या है, मान लीजिए डीए। तो देखिए अब ये बंद पृष्ठ है तो इसे हम सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए ना लेकर के हम एक काम कर, चलिए कोई बात नहीं, ए ही रहने दीजिए, ठीक है नहीं। तो ये मैंने पृष्ठ लिया तो इसका ये मैं नाम देता हूं, इसे डी ए नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा भाई? डी ए। पूरे का है ए, क्षेत्रफल ए है, तो छोटे वाले का कितना हो जाएगा, मान लीजिए ए हो जाएगा। क्लियर? छोटे का डी ए हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा भाई? डी ए वेक्टर होगा। क्या होगा? डी ए वेक्टर होगा। क्लियर? इनके बीच कोण कितना है? 0 डिग्री। बस इतना हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने पढ़ा था एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, आप खुद बताइए। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहाँ कोई आवेश रखा है, मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कोई एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, ये मान लीजिए क्यू आवेश रखा है, तो यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट लिया हमने, पी लिया, उस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो हमने निकाली थी, तो उसका फॉर्मूला क्या निकाला था बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, उसकी फॉर्मूला निकाला था, यही फॉर्मूला निकाला था हमने, यही डेरिवेशन किया था। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ओ बिंदु पर ये प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चलिए तो मैं इसको यहां से हटा दूं, हटा देता हूं। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भाई? तीव्रता तो यहां पर हो जाएगी E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ये इसका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। क्लियर? इसको मैं इसको समीकरण फर्स्ट मान लेता हूं, कोई बात नहीं, मान लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इस छोटे से पृष्ठ से आपको फ्लक्स निकालना है परिभाषा से। तो अब आप लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, परिभाषा से, क्योंकि हम यहाँ गॉस की परिमिति तो हम सिद्ध करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको तो अप्लाई करेंगे नहीं, हम परिभाषा से देखेंगे। परिभाषा क्या कहती है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, ई मतलब फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ये बताया था। परंतु यहाँ पर देखिए छोटे से पृष्ठ से निकालेंगे, तो छोटे से पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, परिभाषा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पृष्ठ डी ए से पारित फ्लक्स यानी कि छोटे से खंड से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हो जाएगा भैया डी फाई ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई वेक्टर होता है, ई वेक्टर होता है, ठीक है नहीं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो होता है, यही होता है। अगर मैं डॉट का साइन हटाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा बताइए थीटा कितना है? 0 डिग्री है, रख दीजिए यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होता है, तो डी फाई ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई 1 होती है। तो छोटे से के लिए तो भाई फ्लक्स आ गया, ये आपका निकल के आ गया ना, आ गया। बस अब करना क्या है, पूरे के लिए निकालना है आपको, संपूर्ण के लिए निकालना है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको भूल मत जाना, इसको भूल मत जाना, किसी साइड से लिख देता हूं भाई यहाँ पर, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है नहीं। इसका ई बराबर क्या निकाला हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, उसके लिए समीकरण फर्स्ट था
इसे भूल नहीं जाना, ठीक है नहीं। चलिए मैं इसको नोट पहले से नोट कर लीजिए, मैं इसको यहां से ऊपर से हटा देता हूं। आगे करते हैं, अभी छोटे के लिए निकाला है, पूरे के लिए भी निकालना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, छोटे से के लिए तो निकल के आया भैया ये वाला। अब हम पूरे पृष्ठ की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स, ठीक है नहीं। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स निकालेंगे तो इसका क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो फाई बराबर हो जाएगा भैया, फाई बराबर एंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन यानी कि डी ए, ठीक है नहीं। एंटीग्रेशन करेंगे डी ए, और जब एक बंद पृष्ठ करते हैं तो यहाँ पर भैया हम लगा देते हैं इस प्रकार से, जिससे हम पता पड़ जाता है कि ये बंद पृष्ठ का समाकलन हो रहा है। चलिए अब देखिए करना क्या है, ई को बाहर निकाल लो। तो ई को जब बाहर निकाल लेंगे तो भैया ये हो गया फाई ई बराबर, ई बाहर हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा डी ए। अच्छा एक बात बताइए, ये डी ए क्या था भाई, डी ए जो था भाई छोटा सा खंड का क्षेत्रफल था डी ए। अगर हम पूरे का निकालेंगे तो समाकलन करते हैं डी ए का तो आएगा ए, क्या आएगा ए। परंतु आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ए, हाँ चलिए पहले आप इतना कीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया ई ए। तो संपूर्ण के लिए तो भैया ये निकल के आ गया नहीं आ गया। अच्छा एक बात और बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इस गोले का पूरा पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, सरफेस का, वो एरिया कितना होता है, उस एरिया को बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं, तो हम यहां लिख देंगे वी नो डेट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं कि ए बराबर होता है भैया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस वाले का। तो इस वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं तो हो गया भैया आपका फाई ई बराबर ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, यहां तक हो गया। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट से आपको मान उठा के यहां रखना है, समीकरण फर्स्ट से आपको मान उठा करके रखना है। क्लियर, चलिए मैं इसको यहां से हटा दूं, इसको यहां से हटा देते हैं, फिर यहीं पर कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए मैं यहां पर कर देते हैं, यहीं से देखिए। अब समीकरण फर्स्ट से ये वाला मान उठाते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर बहुत ही इजी है भाई, ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा तुमने, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा होगा। तो यहां पर रखिए पाई ई बराबर जो हो जाएगा, रखिए मान इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इनटू में हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आप खुद देख लीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर पाई ई बराबर बचा केवल आपका क्यू, और नीचे बटा भाई आपका एप्सिलॉन नॉट। बताइए कहीं पर आपको दिक्कत आई, कहीं दिक्कत नहीं आई। और वहां पर झमेला पालना पड़ता है, डी ए कॉस थीटा को याद करना पड़ता है, डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर डी ओमेगा होता है, भूल गए तो ये लो, ठीक है नहीं। यहाँ पर कोई भूलने का दिक्कत ही नहीं है, बस यहाँ तो आपको गणित करते होंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है, गणित नहीं भी करते होंगे फिर भी अच्छी बात है। बस आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर हम जो प्रश्न दिया उससे फ्लक्स निकालना है, पूरे का निकाल दो बस निकल आएगा। फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए इसका, ठीक है नहीं, क्या होता है। तो बस ये होता है आपका, देखिए किस प्रकार से निकाल दिया हमने, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था गॉस की प्रमेय, तो यही तो थी गॉस की प्रमेय, पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बंद पृष्ठ से गुणने वाला कुल बंद पृष्ठ से घेरा कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही तो पढ़ता थे हम, हाँ यही पढ़ते थे। ये क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद कर लेना, ठीक है। हो गया भैया डेरिवेशन आपका। मुझे नहीं लगता है कि आपने ये कहीं पर पढ़ा हो, ठीक है नहीं, आपने हर जगह देखा होगा। तो आपने देखा होगा क्या
कि एक ऐसा डेरिवेशन मतलब जो सब कराते हैं, ठीक है, परंतु ये हटके है थोड़ा सा, ये डेरिवेशन सबसे अलग है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन सबसे अलग है, ये हटके है, इसको तैयार कर लेना, ये नहीं भूल, ये वाला तुम कभी नहीं भूलोगे, परंतु वो तो भूल भी सकते हो, परंतु इसे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। एक बार और देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो बताइए कमेंट में, आपने कहीं पर भी ये पढ़ा था, ठीक है नहीं, या पहले से आप इसको जानते थे, या वास्तव में सारे टीचर अलग तरीका से बताते हैं, ठीक है नहीं। आपने कहीं ऐसे पढ़ा है तो आप बताइए, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं। जो नीट लेवल का पढ़ाते होंगे वो तो पढ़ाते ही होंगे इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका डेरिवेशन, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।